हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बूट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बूट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जब पावर बटन प्रेस करते हैं उसके बाद कुछ इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं और एट लास्ट हमें हमारा होम ऐप लॉन्च होते हुए दिखता है। तो ये जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हुई आफ्टर पावर बटन प्रेस से लेके होम ऐप के लॉन्च तक, इस प्रोसेस को बूट प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं ट्राई करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। और बट उसमें हमने जितने सारे स्टेप्स जो बूट प्रोसेस के स्टेप्स हैं उसको काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, डीप डाइव करेंगे और पूरा प्रोसेस समझेंगे कि हर स्टेप में इंटरनली क्या होता है। ठीक है, बूट प्रोसेस समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। हमें पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी चिप्स लगी होती हैं। उसमें एक चिप होती है एसओसी, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑन चिप। इसे ब्रेन भी कहते हैं। ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिसे क्वालकॉम प्रोवाइड करता है। इस चिप के अंदर ही सीपीयू, जीपीयू और हमारा बूट रोम जो रहता है वो इंटीग्रेटेड रहता है। ओके, अब यहाँ पे एक और चिप होती है जिसे कहते हैं पीएमआईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी चिप। इसका काम होता है फ़ोन में ये भी मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड रहती है। इसका काम होता है कि हमारे फ़ोन में एसओसी, डिस्प्ले, कैमरा हर जगह पावर को पहुंचाना और वोल्टेज और पावर को कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड चिप होती है हमारे मदरबोर्ड में, उसे कहते हैं फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज में बेसिकली ऑल जो जैसे बूट पार्टीशन है, जैसे प्राइमरी बूट लोडर, सेकेंडरी बूट लोडर, बूट डॉट इमेज, ये सब फ्लैश स्टोरेज में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हमारे ओएस हैं या फिर एप्स, फ़ोटोज़, जो भी मेमोरीज़ हैं वो सब फ्लैश स्टोरेज में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम हमारा फर्स्ट स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप, जैसे हम अपने डिवाइस का पावर बटन प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद जो पीएमआईसी है, पावर मैनेजमेंट आईसी, वो पावर और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है एसओसी तक। एसओसी से वो सीपीयू तक पावर पहुंचता है। जैसे सीपीयू तक पावर पहुंचता है, सीपीयू में एक रीसेट सिग्नल रिसीव होता है। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर कुछ हमें पता है प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं जो जिसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं। राइट, तो ये जैसे सीपीयू को रीसेट सिग्नल रिसीव होता है वो अपने प्रोग्राम काउंटर को चेक करता है। प्रोग्राम काउंटर लोड करता है प्री डिफाइंड रीसेट वेक्टर एड्रेस को। ये प्री डिफाइंड एड्रेस रहता है। अब कुछ देर के बाद सीपीयू अपने रीसेट सिग्नल को रिलीज़ कर देता है। ओके, और जो वोल्टेज है वो नॉर्मलाइज होता है और फिर सीपीयू चेक करता है कि मेरे प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या स्टोर है, और वहाँ पे एक प्री डिफाइंड रीसेट फैक्टर स्टोर एड्रेस स्टोर रहता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है बूट रोम को। यहाँ से कंट्रोल सीपीयू से बूट रोम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाउ अभी कंट्रोल बूट रोम के पास है। बूट रोम मैंने बताया एसओसी का ही पार्ट है, जैसे सीपीयू, जीपीयू और बूट रोम। अब बूट रोम का मेन काम क्या होता है कि ये जो रैम होती है, इंटरनल रैम, उसको इनेबल करता है, पहला काम। उसके अलावा जो बेसिक हार्डवेयर है उसको इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जैसे कि क्लॉक सेटअप करना है और यही जो इंटरनल रोम है उसको इनेबल करना है। इसको ये करने के बाद बूट रोम के अंदर एक फर्मवेयर का कोड होता है जिसमें प्राइमरी बूट लोडर की जो उसको प्राइमरी बूट लोडर को पॉइंट करता है। मैंने बताया प्राइमरी बूट लोडर फ्लैश स्टोरेज में है। राइट, फ्लैश स्टोरेज में हार्ड कोडेड फ्लैश स्टोरेज में ये हार्ड कोडेड पार्टीशन में स्पेसिफिक लोकेशन में प्राइमरी बूट लोडर प्रेजेंट होता है। तो ये जो बूट रोम है ये अपने इसके अंदर फर्मवेयर का कोड रहता है जो कि प्राइमरी बूट लोडर की लोकेशन बताता है जो कि प्रेजेंट होता है फ्लैश स्टोरेज में। तो ये जो फ्लैश स्टोरेज में प्राइमरी बूट लोडर है इसको ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो इसको साइन करके इसे सिक्योर किए होते हैं विद ओईएम की के थ्रू। ओके, तो ये जो बूट रोम होता है वो इसका सिक्योरिटी चेक करता है बूट इनेबल होने के बाद, और इसका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको चेक करता है विद दिस ओईएम की। तो ये सारी प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो बूट रोम के थ्रू होती है, इसलिए इसे कहते हैं हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट, जिसके पास से फर्मवेयर का कोड होता है और प्राइमरी बूट लोडर को कंट्रोल पास किया जाता है, इसलिए बूट रोम को हार्डवेयर रूट ऑफ ट्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब कंट्रोल पास हो गया बूट रोम से प्राइमरी बूट लोडर को। अब यहाँ पे हमें पता है बूट लोडर में दो स्टेजेस हैं, प्राइमरी बूट लोडर, सेकेंडरी बूट लोडर। तो प्राइमरी बूट लोडर एक्चुअल में एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन बूट रोम एंड लिनक्स कर्नल। ठीक है, अब बूट लोडर जो होता है ये हमारे फ्लैश स्टोरेज में एक हार्ड कोडेड पार्टीशन होता है। यहाँ पे ये दोनों प्राइमरी बूट लोडर, सेकेंडरी बूट लोडर दोनों स्टोर रहते हैं।
बूट रोम जो है वो प्राइमरी बूट लोडर को इंटरनल रैम में लोड करता है आफ्टर सिक्योरिटी चेक, और फिर यही प्राइमरी बूट लोडर सेकेंडरी बूट लोडर को फ्लैश स्टोरेज से सिक्योरिटी चेक के बाद लोड करता है। ठीक है, ये भी सेम फ्लैश स्टोरेज से रैम में स्टोर करता है। नाउ कंट्रोल पास होता है प्राइमरी बूट लोडर से सेकेंडरी बूट लोडर के पास। अब सेकेंडरी बूट लोडर का मेन काम क्या होता है, जैसे आपको पता होगा जब हम बटन प्रेस करते हैं तो बटन प्रेस को वो चेक करता है कि क्या ये फास्ट बूट या रिकवरी मोड में गया है या नहीं। तो ये जो लिसन करने का काम होता है ये सेकेंडरी बूट लोडर का होता है। इसके अलावा सेकेंडरी बूट लोडर इसके अंदर एक फ्लैश स्टोरेज में एक और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था boot.image फाइल प्रेजेंट होती है, तो ये उसको लोड करता है। ठीक है, और पूरी इसको लोड करके इसको जो इंटरनल रैम है उसको भी इनिशियलाइज करता है, लोड करता है। तो सेकेंडरी बूट लोडर का काम है कि boot.image को फ्लैश स्टोरेज से लोड करना है रैम के अंदर। ओके, अब ये जो boot.image फाइल है इसको इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या कंटेन करता है, इसके अंदर यहाँ पे मैं बताया है boot.image के अंदर होता है लिनक्स कर्नल जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, इसे हम इंजन भी कहते हैं, कोर इंजन। इसके बाद इसी boot.image के अंदर रैम डिस्क होती है जिसके अंदर इनिट फाइल होगी। ठीक है, इस boot.image के अंदर एक DTB मतलब डिवाइस ट्री ब्लॉब होगा जिसमें ये सारा डिस्क्रिप्शन होगा कि फ़ोन के हार्डवेयर कैसे हैं, और इसी के अंदर boot.image के अंदर एक हेडर होता है जो अबाउट साइज एंड सिग्नेचर्स बताता है। ओके, अब यहाँ पे सेकेंडरी बूट लोडर का काम क्या है कि boot.image को हेडर ऑफसेट ये सारी चीज़ें इसको लिनक्स कर्नल को बेसिकली कंप्लीट boot.image को रैम में स्टोर करना। ओके, तो फिर यहाँ से कंट्रोल सेकेंडरी बूट लोडर से कंट्रोल पास हो जाता है लिनक्स कर्नल के पास जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में है। ओके, नाउ लिनक्स कर्नल ये मैंने बताया ये फ़ोन के इंजन के जैसा काम करता है। इसका मेन काम होता है कि सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हर एक चीज़ को रेडी कर देता है फॉर सॉफ्टवेयर। यहाँ तक अभी तक हार्डवेयर का ही रोल है, अभी तक सॉफ्टवेयर का कोई रोल आया नहीं है। लिनक्स कर्नल सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उनको इनिशियलाइज करता है। सबसे पहले लिनक्स कर्नल खुद को अनजिप करता है, ये जिप फॉर्मेट में था, इसको अनजिप करेगा और उसको अपने आप को जो फ़ोन की रैम है, ठीक है, फ़ोन्स मेमोरी, इसमें ये इसको क्या करेगा, लोड कर देगा। उसके बाद कर्नल अपने सारे सब चीज़ों को बेसिक सेटअप करेगा, जैसे कि CPU के फीचर्स, MMU को, क्लॉक को रेडी करेगा, इंटरप्ट हैंडलिंग करेगा, ये सारी चीज़ें लिनक्स कर्नल हैंडल करेगा। उसके बाद जो ब्लॉब था, डिवाइस ट्री ब्लॉब, ठीक है, जो इसी फाइल के अंदर प्रेजेंट था, उसको वो रीड करेगा एज एन मैप और फ़ोन को सारी इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द हार्डवेयर विच इज़ जो कि मेंशन्ड है डिवाइस ट्री ब्लॉब में, अबाउट द स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद जो बेसिक ड्राइवर्स हैं उन लोगों को लोड करेगा, सारे ड्राइवर्स को। तो जैसे कि स्क्रीन टच, स्टोरेज से रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं, हार्डवेयर ड्राइवर्स, उन सबको टर्न ऑन कर देगा। उसके बाद ये कुछ वर्चुअल फोल्डर्स क्रिएट करता है, जैसे कि प्रॉक रनिंग प्रोसेस के लिए, सिस क्रिएट करता है फॉर सिस्टम सेटिंग के लिए, डेव करता है फॉर हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए लाइक कैमरा एंड ऑल। उसके बाद वो माउंट करता है एंड्रॉयड सिस्टम फोल्डर लाइक जो कि रीड ऑनली रहता है /system। ओके, आफ्टर ऑल दिस ओवरऑल लिनक्स कर्नल ने क्या किया, पूरे हार्डवेयर को सेटअप कर दिया, सारे CPU को रेडी कर दिया, क्लॉक वगैरह को रेडी कर दिया, इंटरप्ट हैंडलिंग कर दी, डिवाइस DTB को पढ़ने के बाद उसने सबको बता दिया कि किस टाइप का हार्डवेयर है, पूरे उसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ के बता दिया किस टाइप की स्क्रीन, कैमरा, बैटरी वगैरह होगी। बेसिक ड्राइवर्स को रेडी कर दिया और कुछ फोल्डर्स को रेडी करने के बाद एट लास्ट इसका मेन काम क्या होता है, वो चेक करता है। इसके अंदर एक इनिट फाइल होती है, कहाँ पे, रैम डिस्क के अंदर। boot.image के अंदर एक पार्ट मैंने बताया था रैम डिस्क भी होता है, ठीक है। तो अब लिनक्स कर्नल रैम डिस्क को देखता है और उसके अंदर एक इनिट प्रोसेस होती है जिसको वो स्टार्ट करता है फाइनली आफ्टर ऑल दिस। अब नेक्स्ट स्टेज होती है इनिट प्रोसेस। इनिट प्रोसेस के टाइम हमें पता है कि कर्नल ने इनिट प्रोसेस को स्टार्ट किया, राइट। तो कर्नल इस इनिट प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कर्नल ने अपने सारे काम कर लिए हैं। मतलब कर्नल का क्या काम था कि ऑल हार्डवेयर इज़ रेडी एंड उसने सिक्योरिटी चेक कर लिया है। नाउ अब कर्नल ने उसका जो फर्स्ट प्रोग्राम है दैट इज़ हैविंग PID1, उस इनिट प्रोसेस को उसने स्टार्ट कर दिया है, राइट। अब जैसे ही इनिट प्रोसेस स्टार्ट होती है, हमें पता है इनिट प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होती है, boot.image के रैम डिस्क के अंदर इनिट प्रोसेस स्टार्ट होती है।
प्रेजेंट होती है। इसका सोर्स बाइनरी पाथ है system /core/init। ओके, अब इनिट में एक init.rc स्क्रिप्ट होती है जो कि प्राइमरी स्क्रिप्ट होती है। सबसे पहली स्क्रिप्ट प्रेजेंट होती है यही रैम डिस्क के अंदर, तो इसे स्क्रिप्ट जो है ये सबसे पहले रन होना स्टार्ट होती है। उसके बाद बाकी सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं जैसे सिस्टम etc init.rc, वेंडर etc init.rc, ये सारी स्क्रिप्ट उसके बाद माउंट की जाती हैं init.rc के बाद। ओके, अब इनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि इसका मेन काम ये होता है कि जो भी इनिट स्क्रिप्ट्स के अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कमांड्स लिखे हुए हैं, फ्लैग्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करना, तो ये उसे पार्स करता है और एग्जीक्यूट करता है। इस फाइल के अंदर जो भी लिखा होता है उसकी लैंग्वेज होती है एंड्रॉयड इनिट लैंग्वेज AIL। ओके, अब इसका सेकंड काम होता है कि जितनी भी सिस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो सेट करता है, सेट प्रॉप। उसके बाद थर्ड इसका काम होता है, इनिट का काम होता है कि वो माउंट करता है सारे पार्टीशंस को और स्टोरेज एरियाज़ को अवेलेबल करवाता है। जैसे कि सिस्टम जो स्टोरेज अवेलेबल करवाता है किस लिए, ताकि मेन एंड्रॉयड OS फाइल्स जो कि रीड ओनली रहती हैं, राइट, इसमें सारी एंड्रॉयड की मेन OS फाइल्स प्रेजेंट होती हैं सिस्टम पार्टीशन के अंदर। नेक्स्ट पार्टीशन होता है वेंडर पार्टीशन। इसमें जो फ़ोन मेकर जो होते हैं, मतलब कि OEMs होते हैं, उनके सारे हार्डवेयर के ड्राइवर्स प्रेजेंट होते हैं वेंडर्स के अंदर। फिर एक पार्टीशन होता है डेटा पार्टीशन। इसके अंदर हमारे जो ऐप हैं, फ़ोटो, सेटिंग्स, ये सारी यूज़र डेटा जो रहता है वो इस डेटा के अंदर रहता है। नेक्स्ट पार्टीशन होता है कैश। इसमें सारी टेम्परेरी फाइल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट काम होता है इनिट की, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनफोर्सिंग SE लिनक्स। तो एनफोर्सिंग SE लिनक्स मतलब जो सिक्योरिटी, SE मतलब सिक्योरिटी एनहेंसमेंट लिनक्स, ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि इनिट जो होता है वो सेट करता है स्ट्रिक्टली फॉर सिक्योरिटी रूल्स ऑल ऐप्स के लिए, कि वो उनका कहाँ वो किस चीज़ को वो एक्सेस कर सकती हैं, किसको वो एक्सेस नहीं कर सकती हैं, क्या चीज़ ऑथराइज है, क्या चीज़ अनऑथराइज है। तो इस तरीके से एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट होती है और इनिट ही उसे एनफोर्स करता है फॉर ऑल द ऐप्स। नाउ इसके बाद इसका नेक्स्ट काम होता है कि वो सारे बैकग्राउंड डेमन्स को स्टार्ट करता है। बैकग्राउंड डेमन्स जैसे log_d जो सिस्टम लॉगिंग करता है, health_d जो बैटरी एंड चार्जिंग को मॉनिटरिंग करता है, और उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड डेमन्स हैं जिसको वो एक्टिवेट स्टार्ट कर देता है। ये सब करने के बाद इसका काम होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको ट्रिगर करता है। ओके, तो इसमें एक होती है स्टार्ट ज़ायगोट। इसमें एक कमांड होता है स्टार्ट ज़ायगोट, इसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसका कमांड ये है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है system/bin, यहाँ पे app_process। जैसे ही app_process एग्जीक्यूट होता है, ये की कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, ये की कमांड प्रेजेंट होता है init.rc के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होता है वैसे ही ज़ायगोट को ट्रिगर मिल जाता है और ज़ायगोट लॉन्च हो जाता है। अब ये कमांड के साथ एक फ्लैग भी सेंड किया जाता है, इसका नाम है स्टार्ट सिस्टम सर्वर। ओके, तो ये इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे ज़ायगोट के डिस्क्रिप्शन में कि कैसे ज़ायगोट स्टार्ट होने के बाद सिस्टम सर्वर स्टार्ट करता है। अब हमें इस तरीके से हमने इनिट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली। इनिट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है कि init.rc फाइल को वो पार्स करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी सेट करेगा, सारे पार्टीशन जो स्टोरेज एरियाज़ हैं उनको अवेलेबल करेगा, फिर बहुत सारे बैकग्राउंड डेमन्स को स्टार्ट करेगा, ऐसी पॉलिसी को ऐसी लिनक्स को जो है वो एनहेंस करेगा, ठीक है, एनफोर्स करेगा सारे ऐप्स के ऊपर, और फिर ज़ायगोट स्टार्ट करेगा। अब ये इनिट जो है वो ऑल टाइम रन होती रहती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि इनिट स्टॉप हो जाए, फॉरएवर रनिंग प्रोसेस होती है। तो अब जो भी सर्विसेज या डेमन अगर कभी क्रैश हो जाते हैं तो वो इसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देती है, ठीक है। बिना इनिट के कुछ भी एंड्रॉयड में काम नहीं करेगा। ना अब हमने देखा कि इनिट जो है ज़ायगोट स्टार्ट करती है किसके थ्रू, एक init.rc फाइल के अंदर ये कमांड होता है। ये कमांड जैसे एग्जीक्यूट होता है वैसे ज़ायगोट स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं ज़ायगोट प्रोसेस। ज़ायगोट प्रोसेस क्या होती है, ये एक एंड्रॉयड प्रोसेस है, फर्स्ट एंड्रॉयड प्रोसेस होती है जो कि init.rc फाइल के अंदर ये कमांड पास करने से इनिट रन करता है दिस कमांड सिस्टम बिन ऐप प्रोसेस। ऐप प्रोसेस रन होते ही ज़ायगोट को ट्रिगर मिलता है और ज़ायगोट स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक फ्लैग भी इस कमांड में सेंड किया जाता है स्टार्ट सिस्टम सर्वर। ये कमांड के थ्रू, ये फ्लैग के थ्रू ज़ायगोट सिस्टम सर्वर को स्टार्ट करता है। अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ज़ायगोट है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें पता है कि
एंड्रॉयड में सारे एप्लीकेशन एक प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। अब सारे एप्लीकेशन एक प्रोसेस है। इन एप्लीकेशंस को रन होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सभी एप्लीकेशंस को कॉमनली चाहिए होती हैं, जैसे कि कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं, कॉमन रन टाइम ART ज़रूरी होता है, कॉमन रिसोर्सेज हैं जो सभी एप्लीकेशंस को चाहिए होते हैं। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाए उसको बार बार लोड करें तो ये काम बर्डन हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ायगोट का मेन रोल है इसमें। ज़ायगोट क्या करता है, ये सारी प्री लाइब्रेरीज जो रहती हैं और रिसोर्सेज हैं और रन टाइम जो कि कॉमन है फॉर ऑल द ऐप्स, उनको प्री लोड करके रखे रहता है, ठीक है। एक साथ उनको प्रीलोड करके रखे रहता है और जब भी कोई नए ऐप की रिक्वेस्ट आती है तो ये ज़ायगोट अपने आप को फॉर्क करता है, मतलब कॉपी करता है खुद को विथ ऑल दिस प्री लोडेड लाइब्रेरीज, रिसोर्सेज एंड ART, एंड उसके ऊपर कुछ स्मॉल चेंजेस करने के बाद हम बहुत फास्ट न्यू ऐप बना लेते हैं। इससे प्रोसेस फास्ट भी होती है और इफ़िशिएंट भी रहती है। अब ये ज़ायगोट क्या क्या चीज़ों को प्रीलोड करके रखता है, ये ART को लोड करता है, दैट इज़ एंड्रॉयड रन टाइम, ठीक है। दिस इज इंजन, जो कि ऐप को रन करने का एक इंजन है, समझ लीजिए। नेक्स्ट, इस सारी कोर एंड्रॉयड लाइब्रेरीज़ को स्टोर करके रखता है, जैसे बटन, टेक्स्ट, कलर्स, सब में यूज़ होने वाली कॉमन लाइब्रेरीज़ हैं। उसके बाद ये फ्रेमवर्क क्लासेस को पहले से लोड करके रखता है, जैसे कि जो हर एक ऐप के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद सारे रिसोर्सेज, जैसे सब में फॉन्ट्स यूज़ होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी, इमेजेस होंगे, सभी ये सारे सिस्टम बेस्ड रिसोर्सेज हैं, कॉमन रिसोर्सेज है, इनको ज़ायगोट प्री लोड करके रेडी रखता है। उसके अलावा जितनी नेटिव लाइब्रेरीज़ हैं जो कि किस में प्रेजेंट होती हैं, .so फाइल में प्रेजेंट होती हैं, .so फाइल होती हैं, वो बेसिकली HCL इंटरफेसेस के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कैमरा, ऑडियो, तो इनको भी वो प्री लोड करके रखे रहता है। अब जैसे ही ज़ायगोट प्रोसेस सब चीज़ों को प्रीलोड करके रेडी है, उसके बाद वो एक कमांड देता है, फॉर्क सिस्टम सर्वर। मैंने यहाँ पे बताया था कि जब ये ज़ायगोट स्टार्ट होता है उस समय एक फ्लैग भी आता है, स्टार्ट सिस्टम सर्वर। तो ज़ायगोट क्या करता है, ये मेथड खुद सबसे पहले अपने आप को फॉर्क करता है, फॉर्क सिस्टम सर्वर, और एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है। चाइल्ड प्रोसेस बनाने के बाद उसी का नाम, मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसका नाम दे देता है कि वही कन्वर्ट हो जाती है चाइल्ड प्रोसेस सिस्टम सर्वर में, ओके। और फिर सिस्टम सर्वर अपने आप 100 ऑफ कोर सर्विसेज को स्टार्ट कर लेती है, जैसे AMS, WMS। तो क्यों अदर कोर सर्विसेज स्टार्ट होती हैं थ्रू सिस्टम सर्वर, क्योंकि किसी भी ऐप को रन होने से पहले ये सारी कोर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने वाली होती है, इसलिए सिस्टम सर्वर इन सब को स्टार्ट करके रेडी रहता है। अब ये जो ज़ायगोट है वो एक सॉकेट क्रिएट करता है, वो उस सॉकेट को हम एज अ डोर कंसिडर कर सकते हैं, और फिर वो वेट करने लगता है कि जैसे ही कोई नए ऐप की रिक्वेस्ट आएगी मैं अपने आप को कॉपी करूँगा और उस ऐप के लिए कॉपी करके एक न्यू ऐप बना के दूंगा, जिसमें वो लोग थोड़े से चेंजेस करने के बाद ऐप विल बी रेडी। तो यहाँ पे जो ज़ायगोट होता है वो एक सॉकेट बना के रहता है, जो कि जिसकी लोकेशन होती है डेव सॉकेट ज़ायगोट, और फिर वो वेट करने लगता है। तभी एक्टिविटी मैनेजर जब भी कोई न्यू ऐप आता है उसकी रिक्वेस्ट लेके इस सॉकेट में आता है और वो कहता है मेक मी अ कॉपी। तब ज़ायगोट अपने आप को फॉर्क करता है और एग्जैक्ट सेम कॉपी बना के वो विथ ऑल द प्री लोडेड स्टफ, मतलब जिसमें प्री लोडेड लाइब्रेरीज, रिसोर्सेज, ART रहती हैं, वो उसे रेडी करके देता है। और फिर उसमें कुछ स्मॉल चेंजेस करने के बाद हमें हमारा न्यू ऐप रेडी हो जाता है, ओके। अब सिस्टम सर्वर क्या होता है, सिस्टम सर्वर जो होता है वो एक ब्रेन होता है, बेसिकली हम उसको कंसिडर कर सकते हैं ब्रेन ऑफ एंड्रॉयड, जिसमें सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, यही सारी कोर लाइब्रेरीज को भी स्टार्ट करता है। अब हम इस जितनी भी हमने डिस्कशन किया है इसको हम थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को हमने देखा। अब हम ये सारी प्रोसेस, जितनी भी बोर्ड प्रोसेस है, इसको हम एक बार समराइज़ करते हैं एंड पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बटन प्रेस किया था डिवाइस का, उसके बाद कंट्रोल पास हुआ पावर मैनेजर IC को, पावर मैनेजर पावर को ट्रांसफ़र करता है SOC में, और SOC से पावर कहाँ जाता है, CPU के पास, CPU से पावर को सिग्नल मिलता है, रीसेट सिग्नल रिसीव होता है। रीसेट सिग्नल रिसीव होने के बाद उसके अंदर जो प्रोग्राम काउंटर रहते हैं उसमें जो एड्रेसेस स्टोर रहते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं CPU को, वहाँ पे एक प्री डिफाइंड रीसेट फैक्टर एड्रेस लोड होता है, जो कि पॉइंट करता है बूट रोम को। जैसे ही रीसेट सिग्नल रिलीज़ करता है CPU, उसके बाद CPU चेक करता है प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस है और उसे कहाँ पॉइंट कर रहा है, और बूट रोम के पास कंट्रोल पास हो जाता है। ना बूट रोम आता है पिक्चर में, ये भी SOC का ही एक पार्ट होता है।
जो कि इम्यूटेबल होता है, ये वेरीफाई करता है क्या प्राइमरी बूट लोडर को। ठीक है, तो बूट रोम सबसे पहले क्या करता है कि इनिशियलाइज करता है इंटरनल रैम को, और उसके बाद वो फ्लैश स्टोरेज जो हार्ड कोडेड पार्टीशन होता है उसके अंदर एक प्राइमरी बूट लोडर प्रेजेंट है, तो उसको वेरीफाई करता है और उसको लोड करता है इंटरनल रैम के अंदर, और फिर कंट्रोल पास कर देता है प्राइमरी बूट लोडर को। प्राइमरी बूट लोडर भी सेम यही काम करता है। फ्लैश स्टोरेज के अंदर सेकेंडरी बूट लोडर प्रेजेंट होता है, वैसे ही हार्ड कोडेड पार्टीशन रीराइटेबल पार्टीशन में। तो प्राइमरी बूट लोडर उसको वेरीफाई करता है और एक्सटर्नल रैम को इनेबल करने के बाद सेकेंडरी बूट लोडर को उसमें लोड कर देता है। अब कंट्रोल पास हो जाता है सेकेंडरी बूट लोडर के पास। सेकेंडरी बूट लोडर क्या करता है, सेकेंडरी बूट लोडर यहाँ पे ये वेरीफाई करता है बूट डॉट इमेज को। बूट डॉट इमेज ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्लैश स्टोरेज लाइक PBL एंड SBL। प्राइमरी बूट लोडर सेकेंडरी बूट लोडर के जैसे ही बूट डॉट इमेज भी फ्लैश स्टोरेज में प्रेजेंट होती है। तो सेकेंडरी बूट लोडर इसको वेरीफाई करता है बूट डॉट इमेज को, और फिर उसको लोड कर देता है रैम में। ओके, अब हमें पता है ये जो और कंट्रोल पास नहीं, उसके बाद कंट्रोल पास नहीं करता प्राइमरी सेकेंडरी बूट लोडर ये जो बूट डॉट इमेज को रैम में लोड करता है। अब ये बूट डॉट इमेज के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करने से हमें मिलता है कि इसके अंदर कर्नल प्रेजेंट होता है, रैम डिस्क प्रेजेंट होती है और DTP प्रेजेंट होती है, मतलब डिवाइस ट्री ब्लॉक प्रेजेंट होता है। ओके, और कंट्रोल पास कर दिया जाता है कर्नल को। अब ये कर्नल हमें पता है ये कर्नल कहाँ प्रेजेंट था, बूट डॉट इमेज के अंदर। ठीक है, बूट डॉट इमेज जिसको सेकेंडरी बूट लोडर ने रैम पे लोड किया था। ओके, ना बूट डॉट इमेज के अंदर कर्नल प्रेजेंट है। अब कंट्रोल पास कर दिया है सेकेंडरी बूट लोडर ने कर्नल को। कर्नल अपने आप को डीकम्प्रेस करता है रैम के अंदर, और उसके बाद सारे हार्डवेयर का सेटअप करता है, जैसे कि MMU इंटरप्ट हैंडलिंग करता है, टाइमर चेक करता है। उसके बाद जो भी DTP प्रेजेंट था ना, डिवाइस ट्री ब्लॉक, जिसमें सारी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन थी, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन था, उसके बारे में सारी डिवाइस को इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद वो सारी वर्चुअल फाइल सिस्टम का सेटअप करता है, माउंट्स करता है और परफॉर्म करता है, वेरीफाई करता है, सारे सिस्टम चेक करता है, और उसके बाद सिस्टम पार्टीशन क्रिएट करता है जो कि सिर्फ रीड ओनली रहता है। उसके अलावा वो सारे अर्ली ड्राइवर्स जो कि ज़रूरी होते हैं उनको लोड करता है, और उसके बाद ये कर्नल इसकी फर्स्ट प्रोसेस जो यूज़र प्रोसेस होती है जिसका नाम है इनिट प्रोसेस। ये इनिट प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होती है, RM डिस्क। RM डिस्क इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बूट डॉट इमेज। इसके अंदर कर्नल ने अपने आप को तो डिकम्प्रेस कर लिया, उसके बाद उसने सारे हार्डवेयर को सेटअप करने के बाद बूट डॉट इमेज के अंदर जो सेकेंड पार्ट है RM डिस्क, उसको चेक करता है। उसके अंदर की एक प्रोसेस है इनिट प्रोसेस जिसकी PID 1 होती है, उसको रैम डिस्क के अंदर से, बूट डॉट इमेज के अंदर रैम डिस्क के अंदर से इनिट प्रोसेस को लोड करता है। ठीक है, और कंट्रोल पास कर देता है इनिट प्रोसेस को। अब इनिट प्रोसेस का काम क्या होता है कि ये पार्स करती है। इसके अंदर एक स्क्रिप्ट फाइल होती है init.rc स्क्रिप्ट, सबसे प्राइमरी स्क्रिप्ट फाइल होती है, वो इसको पार्स करता है और एग्जीक्यूट करता है। इसमें एक मेन मेथड भी होता है। ओके, अब इस इनिट का मेन काम क्या होता है कि ये एनफोर्स करता है एसी लिनक्स पॉलिसी को। एसी लिनक्स पॉलिसी बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट के लिए लिनक्स पॉलिसी होती है जो सारे ऐप्स पे अप्लाई की जाती है कि उनको क्या ऑथराइजेशन है, एक्सेस का, अनऑथराइज एक्सेस क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को एनफोर्स करने का काम इनिट प्रोसेस का ही होता है। उसके अलावा ये एडिशनली सारे पार्टीशंस को, जैसे सिस्टम, वेंडर, डेटा, सारे पार्टीशंस को माउंट करता है, और सारे जो डेमन्स हैं उन सबको स्टार्ट करता है, जैसे लॉग डी, हेल्थ डी। उसके बाद लास्ट इसका काम होता है कि ये ज़ायगॉट को स्टार्ट करता है। init.rc फाइल के अंदर एक कमांड लिखा होता है जो कमांड बेसिकली स्टार्ट करता है ज़ायगॉट को और सिस्टम सर्वर को। ठीक है, यहाँ पे अब कंट्रोल पास हो गया इनिट से ज़ायगॉट के पास। ज़ायगॉट प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस स्टार्ट की जाती है इनिट के थ्रू। init.rc फाइल में ये कमांड लिखा होता है system/bin/app_process। ये app_process जो लिखा हुआ है एक्स ज़ायगॉट, ये ज़ायगॉट प्रोसेस को ट्रिगर करता है और इसे स्टार्ट करता है। इसमें इसी कमांड में एक फ्लैग पास किया जाता है स्टार्ट सिस्टम सर्वर। ओके, तो जैसे ज़ायगॉट अपने आप को रेडी कर लेता है, उसके बाद वो फर्स्ट चाइल्ड प्रोसेस बनाता है और सिस्टम सर्वर को एग्जीक्यूट करता है। तो ज़ायगॉट अपने आप को रेडी कैसे करता है, ज़ायगॉट का मेन काम होता है कि वो जितनी भी प्री लोडेड चीज़ें रहती हैं, जैसे सिस्टम की लाइब्रेरीज़, कोड लाइब्रेरीज़, फ्रेमवर्क क्लासेस, रिसोर्सेज,
ART, ये सब चीज़ों को प्री लोड करके रखे रहता है और फिर एक ओपन सॉकेट बनाता है और वेट करते रहता है अदर न्यू प्रोसेसेस का। उसी समय वो अपने आप को सबसे पहले एक फॉर्क करके एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, क्योंकि एक फ्लैग पास हुआ था स्टार्ट सिस्टम सर्वर, तो खुद का एक फॉर्क बनाता है और ये बिकॉज ऑफ दिस फ्लैग, और फिर उस चाइल्ड प्रोसेस को जिसको उसने फॉर्क किया है अपने आप को, उसका नाम देता है सिस्टम सर्वर का। दिस इज़ द फर्स्ट चाइल्ड फॉर्क्ड बाय ज़ायगोट, ठीक है, और कंट्रोल पास कर देता है सिस्टम सर्वर के पास। अब सिस्टम सर्वर का मेन काम क्या होता है, उसके अंदर की 100 ऑफ कोर सर्विसेज होती हैं। सिस्टम सर्वर उन सारी सर्विसेज को स्टार्ट करता है, जैसे एक्टिविटी मैनेजर सर्विस, AMS, WMS, PMS, पावर मैनेजर, सब चीज़ों को स्टार्ट करता है और सबको रेडी कर लेता है, क्योंकि सारी सर्विसेज बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी ऐप को रन होने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ज़ायगोट सिस्टम सर्वर को स्टार्ट करने के बाद, जहाँ सारी सिस्टम सर्विसेज कोर सर्विसेज रेडी हैं, स्टार्ट हो गई हैं, उसके बाद ये एक सॉकेट क्रिएट करके वहाँ पे वेट करते रहता है कि कोई भी नई एप्लीकेशन की जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो ये अपने आप को ज़ायगोट फॉर्क करेगा और उसे प्री लोडेड लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, क्लासेस, रिसोर्सेज, ART देने के बाद एक कॉपी बनाएगा और उसे वो प्रोवाइड कर देगा, जिसमें कुछ न्यू चेंजेस करने के बाद वो ऐप रेडी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सिस्टम सर्वर बाकी सारी चाइल्ड सर्विसेज, कोर सर्विसेज को स्टार्ट करता है, सब चीज़ रेडी करने के बाद वो एक ब्रॉडकास्ट एक्शन थ्रो करता है, एक्शन बोट कंप्लीटेड। अब इसने जो एक सर्विस स्टार्ट की थी कोर सर्विसेज, ठीक है, होस्ट की थी AMS, एक्टिविटी मैनेजर सर्विस, वो क्या करती है, ये पार्ट है सिस्टम सर्वर का और इसका मेन काम होता है कि सारी एक्टिविटीज़ की लाइफ साइकिल्स को देखती है, ब्रॉडकास्ट को देखती है, ठीक है। तो ये जैसे ये एक्शन बोट कंप्लीटेड रिसीव होता है एक्टिविटी मैनेजर सर्विस को, ये क्वेरी करती है सारे ऐप्स के पास कि कौन सा ऐप है जो कि एक्ट एज एन होम या लॉन्चर ऐप के जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी ऐप है होम या लॉन्चर के जैसे एक्ट करता है उसके इंटेंट में वैसा इंटेंट फिल्टर प्रेजेंट होता है। तो जो भी ऐप होम ऐप होगा वो इस बेस्ड ऑन दिस एक्शन बोट कंप्लीटेड वो ऐप लॉन्च हो जाता है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट ज़ायगोट टू फॉर्क लॉन्चर प्रोसेस, वो ज़ायगोट के पास जाता है और कहता है, रिक्वेस्ट करता है फॉर्क करने के लिए, खुद को फॉर्क करता है, ज़ायगोट खुद को फॉर्क करता है और फिर लॉन्चर प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरल ऐप्स क्या करते हैं ऐप प्रोसेस में, जनरल ऐप्स क्या करते हैं, फॉर्क्ड फ्रॉम ज़ायगोट ऑन रिक्वेस्ट, ज़ायगोट के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ज़ायगोट अपने आप को कॉपी ऑन राइट, शेयरिंग ऑफ प्रीलोडेड कोड, जो उसके पास प्रीलोडेड कोड है उसके साथ ज़ायगोट अपने आप को कॉपी करता है और फिर उसके बाद वो ऐप बहुत फास्टली स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। उसके बाद जो अदर ऐप्स हैं जैसे कि लॉन्चर ऐप है, आफ्टर दिस एक्शन राइट, बूट कंप्लीटेड एक्शन के बाद जो होम स्क्रीन है वो क्या करती है, वो भी ऐप फॉर्क्ड फ्रॉम ज़ायगोट बाय AMS रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक्टिविटी मैनेजर सर्विस रिक्वेस्ट करती है ज़ायगोट से कि ज़ायगोट यू हैव टू फॉर्क योरसेल्फ, तो ज़ायगोट अपने आप को फॉर्क करता है और उसके बाद इसमें डिक्लेयर करता है इंटेंट कैटेगरी होम लॉन्चर इन मैनिफेस्ट। इस ऐप के जो होम ऐप होता है उसके मैनिफेस्ट के अंदर इंटेंट कैटेगरी होम लॉन्चर डिक्लेयर किया जाता है। इसका पाथ क्या होता है, सिस्टम प्रिव ऐप लॉन्चर, ये एक प्रिविलेज ऐप के जैसा होता है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा परमिशन होती हैं जो कि नॉर्मल ऐप्स के पास नहीं होती, जैसे सिस्टम सर्विसेज या सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशंस, ओके। और नाउ इसके बाद बूट एनिमेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, होम स्क्रीन विथ आइकन विजेट हमें दिखने लग जाता है एंड डिवाइस अब यहाँ से आफ्टर दिस स्टेप फुली इंटरेक्टिव एंड रेडी फॉर द यूज़र होती है। तो आफ्टर दिस स्टेप वी कैन से कि बूट प्रोसेस इज़ नाउ अप एंड रनिंग एंड इट इज़ कंप्लीटेड। तो आई होप आपको ये सारी स्टेजेस अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी कमेंट्स इन द सेम वीडियो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।